हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने एक्यूमुलेटेड रिजर्व और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट स्टडी किया था। आज हम उसी सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और आज हम दो स्पेशल रिजर्व होते हैं आपके पास, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब कि उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, क्या उसकी जर्नल एंट्रीज होती हैं, बैलेंस शीट में हम उसको कैसे शो करते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली हम ये स्टडी करेंगे। ऑल्दो मैं इसकी मतलब सिंगल वीडियो बना सकता था, पर मैं दोनों रिजर्व आपको एक ही वीडियो में कराऊंगा ताकि आप उनको एक दूसरे से कंपेयर कर सको और आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सको। चलिए पढ़ते हैं फिर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं और जो हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशो में। और ओल्ड रेशो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं, क्योंकि ये रिजर्व्स एक्यूमुलेट कब हुए थे, जब पार्टनर्स की पुरानी रेशो थी। क्योंकि अब हमारी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है। जो हमारे ओल्ड रिजर्व्स होते हैं वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हमारे पास ओल्ड रेशो में। मैंने आपको जब प्रीवियस वीडियो में मैंने रिजर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कराई थी, वहाँ पर मैंने आपको दो रिजर्व्स लिखवाए थे। एक लिखवाया था मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक मैंने लिखवाया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैंने बताया था आपको अभी के लिए आप इसको स्किप करके चलो, इसका ट्रीटमेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा आपको एग्जामिनर बैलेंस शीट में 4 टाइप के रिजर्व्स दे सकता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं सबका ट्रीटमेंट आज इस वीडियो में बताऊंगा। पहला रिजर्व क्या दे सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। दूसरा दे सकते हो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और थर्ड दे सकते हैं आपको क्या, पीएफ प्रोविडेंट फंड। और फोर्थ दे सकता है वो आपको एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट। जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको करने से पहले मैं आपको पीएफ और एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट बता देता हूँ क्या होते हैं। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड हमारा वो पैसा होता है, अब जैसे कि जो हमारी फर्म है, मतलब कि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, इसमें क्या रहेंगे, इसमें मैं यहाँ पर एक पहले पार्टनरशिप फर्म ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज करो ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है, इसमें क्या रहेंगे, कुछ हमारे पार्टनर्स रहेंगे और इसके अलावा कुछ रहेंगे हमारे एम्प्लॉयज़ जो कि यहाँ पर काम कर रहे होंगे। ये एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, इनकी सैलरी से कुछ पैसा डिडक्ट होता रहेगा फर्म में और वो फर्म में डिपॉजिट होता रहेगा और फर्म उसको पीएफ में डिपॉजिट कराती रहेगी। इतना ही पैसा फर्म की तरफ से उनके पीएफ में डिपॉजिट होता रहेगा। जो ये पीएफ का अमाउंट होता है ये किसका होता है, ये होता है आपका एम्प्लॉयज़ का। इसलिए ये कभी भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड यहाँ पर दिया हो पीएफ, पीएफ कभी भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि प्रोविडेंट फंड किसका पैसा होता है, प्रोविडेंट फंड पैसा होता है आपका एम्प्लॉयज़ का। वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एम्प्लॉयज़ में। उसको कभी भी पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और उसके बाद होता है हमारा एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट। एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो कि एम्प्लॉय का सेविंग अकाउंट में पड़ा है हमारी फर्म के पास। एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट में किसका पैसा है, इसमें पैसा है हमारा एम्प्लॉयज़ का। ये पैसा मिलेगा किसको, ये मिलेगा एम्प्लॉयज़ को। अगर आपको लाइबिलिटी साइड में एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, उसको भी आप कभी भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, क्योंकि प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट के होते हैं, ये होती है हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या है कि हमें आउटसाइडर को पे करना है। आउटसाइडर कौन है, हमारे एम्प्लॉयज़। ये कभी भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। इन दोनों का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम यही 4 रिजर्व्स बार बार रिपीट करता है। अब हम देख लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्चुअली में होता क्या है। अब आपको पता है ये हमारी क्या रही, ये हमारी रही पार्टनरशिप फर्म। इसमें कुछ पार्टनर रहेंगे और कुछ क्या रहेंगे, हमारे एम्प्लॉयज़ जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम वर्कर्स भी बोलते हैं। अब जो हमारे वर्कर्स काम करते हैं वो डेली मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। उनको कभी कभार क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें उनको कंपनसेशन पे करनी पड़ सकती है। कंपनसेशन किसी भी वजह से हो सकती है, उनको इंजरी भी हो सकती है
या वो कुछ अपनी डिमांड भी रख सकते हैं स्पेशल। सो जिसकी वजह से हमें उनको क्या पे करनी पड़ती है, काफ़ी बार कंपनसेशन पे करनी पड़ती है। सो क्योंकि हम क्या कंसेप्ट फॉलो करते हैं, हम कंसेप्ट फॉलो करते हैं प्रूडेंस का कंसेप्ट। सो प्रूडेंस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सारे के सारे प्रॉफिट जो हमारे फाइनेंशियल ईयर में होते हैं उसका कुछ प्रपोर्शन हम अलग से बचा कर रख लेते हैं, मतलब कुछ प्रपोर्शन तो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और कुछ प्रोपोर्शन हम अलग से बचा कर रख लेते हैं रिजर्व की फॉर्म में। कैसा रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मतलब कि अगर फ्यूचर में हमें कुछ वर्कमैन को मतलब कंपनसेशन वगैरह पे करनी पड़ जाए ताकि हमारे नॉर्मल प्रॉफिट डिस्टर्ब ना हो, हम ये सेपरेट पोर्शन अलग से निकाल लें और वर्कर को कंपनसेशन पे कर दें। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कौन सा रिजर्व होता है, वो रिजर्व जो कि हम मेंटेन कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर हमारी फर्म को अगर वर्कर को कुछ कंपनसेशन पे करनी पड़ जाए तो हम आसानी से पे कर दें और हमें कुछ भी मतलब जो हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस है उस पर कुछ भी इम्पैक्ट ना आए। सो उसके लिए हम मेंटेन करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केस में आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, आपके पास 4 टाइप की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और 4 टाइप की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, पहली पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई भी क्लेम अराइज ना हो। मतलब कि सपोज करो अपना फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2022 और सपोज करो आपने 1 लाख का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाकर रखा हुआ है और इस साल में अगर आपका कोई क्लेम नहीं आता, मतलब कि अगर कोई वर्कर मतलब कि क्लेम वगैरह नहीं करता, सो ये सारा का सारा पैसा किसको होता है, ये सारा का सारा पैसा रहेगा हमारा किनका, जो हमारे पार्टनर्स थे, क्योंकि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो चुकी है। सो ये सारा का सारा अमाउंट किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, ओल्ड पार्टनर्स में। और किस रेशो में, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में। सो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये आप इस पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी पढ़ोगे, आप इसको एडमिशन में भी पढ़ोगे, रिटायरमेंट में भी पढ़ोगे और आप इसको डेथ में भी पढ़ोगे। सो पहली पॉसिबिलिटी क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास है बट आपका कोई भी क्लेम नहीं है, मतलब कि किसी भी एम्प्लॉय ने किसी भी वर्कर ने कुछ क्लेम नहीं किया। सो जो सारा का सारा अमाउंट है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपके पार्टनर्स में। और डिस्ट्रीब्यूशन की क्या जर्नल एंट्री होगी ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल से बताऊंगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपका क्लेम तो अराइज हुआ, मतलब कि जो वर्कर थे हमारे एम्प्लॉयज़ थे इन्होंने कंपनी पे क्लेम तो किया, मतलब कि वो क्लेम तो कर रहे हैं कि हमारा इतने का नुकसान हुआ है सो हमें कंपनसेशन पे करो। बट जो क्लेम कर रहे हैं वो उसके अगेंस्ट जितना आपने रिजर्व मेंटेन कर रखा है, मतलब कि रिजर्व ज़्यादा है और क्लेम कम है, मतलब कि आपके पास पैसा ज़्यादा है देने के लिए बट क्लेम कम हुआ है, तब आप क्या करते हो, जितना पैसा इसमें से इनको पे करना है वो आप क्लेम अलग से निकाल के रख दोगे और बचा हुआ पैसा आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। थर्ड केस क्या हो सकता है आपके पास कि जितना आपने क्लेम मतलब कि जितना आपने रिजर्व बनाकर रखा हुआ है, सपोज करो आपने 1 लाख का रिजर्व बनाकर रखा था और क्लेम भी कितने का राइज हो गया 1 लाख का, तब हम क्या करेंगे, सारा का सारा पैसा जो हमने क्लेम देने के लिए रखा हुआ था उसको हम क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो ये हमारे पास थर्ड केस हो सकता है। फोर्थ केस क्या हो सकता है आपके पास कि जो आपका क्लेम है वो ज़्यादा है, मतलब कि आपको कंपनसेशन ज़्यादा पे करनी है वर्कर को, मतलब कि वर्कर ने क्लेम किया कि उनको कुछ इंजरी वगैरह हुई, उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट वगैरह किए, सो उसकी वजह से आपको क्लेम तो ज़्यादा पे करना है बट जो आपने रिजर्व मेंटेन कर रखा है वो आपने कम मेंटेन कर रखा है। सपोज करो आपको क्लेम पे करना पड़ गया 1,50,000 बट आपने रिजर्व मेंटेन कर रखा है सिर्फ 1 लाख, तब इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम, इस सिचुएशन में हम ये सारा का सारा जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करना है वो हम कहाँ से चार्ज करते हैं, वो हम चार्ज करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से। अब आप पूछोगे कि सर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम वो अकाउंट होता है जो कि हम तब प्रिपेयर करते हैं जब या तो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई हो या कोई बंदा एडमिशन हुआ हो, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ, किसी पार्टनर की डेथ हुई हो, मतलब कि जब जब आपकी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, जब आपकी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब तब आप क्या करते हो, तब तब आप प्रिपेयर करते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट तब प्रिपेयर करते हो जब आपको अपने एसेट्स और जो आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं जब आपको उनकी इवैल्यूएशन दोबारा से करनी पड़ेगी, मतलब कि आज उनकी प्रेजेंट टाइम में कितनी वैल्यू है और उस वैल्यू में अगर कुछ चेंज हुआ है प्रीवियस बुक वैल्यू से, सो उससे जितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए बस आप ये एज्यूम करके चलो कि जब हमें क्लेम ज़्यादा पे करना है
बट हमारे पास रिजर्व कम है। सो जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ हमें, मतलब एक्स्ट्रा लॉस जो हमें 50,000 का हुआ, उसको हम कहाँ से चार्ज करेंगे? उसको चार्ज करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? वो अकाउंट जो कि आप इसलिए प्रिपेयर करते हो ताकि आप कैलकुलेट कर सको कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की वजह से जो बुक वैल्यू थी आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, और जो आज उनकी प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब कि जो आज उनकी मार्केट में वैल्यू है, इनमें कितना चेंज हुआ, उस चेंज की वजह से जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसे कैलकुलेशन के लिए हम प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो अभी के लिए जो हमने 4 केसेस देखे हैं, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आपको इसका कंसेप्ट बताया, अब मैं इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, कैसे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, ये हम एक न्यूमेरिकल से देखेंगे। जैसे उसने हमें न्यूमेरिकल दे रखा है PQR है, जो कि प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 1 अप्रैल 2017 से अपने प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे 4:3:2 में। और आपको बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें लाइबिलिटी साइड में दे रखा है आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एसेट साइड बिल्कुल ब्लैंक है, मतलब कि आपको एक स्मॉल क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाना है। आपको 4 केसेस दे रखे हैं जो मैंने अभी आपको बताए। सो अब आपको बताऊंगा मैं कि एक्चुअली में इन चारों के चारों केसेस में हम जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। सो पहले हम देख लेते हैं केस नंबर 1। सो केस नंबर 1 में क्या होगा, आपको दिया हुआ है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कि जब आपको कुछ नहीं दे रखा कि कुछ भी क्लेम एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। सो मैंने तब आपको क्या बताया था कि सारा का सारा रिजर्व जितना भी होता है, क्योंकि रेशो चेंज हुई है, सो सारा का सारा रिजर्व हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो हमारे पार्टनर्स कितने हैं? PQR, और इनकी पुरानी रेशो लिख ले तो मैं यहाँ पर कितनी है? 3:2:1। सो अगर कुछ भी क्लेम नहीं दिया हुआ, सो सारा का सारा रिजर्व, जितना भी रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है, वो सब हम किसको दे देंगे? वो सब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। सो पार्टनर में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो उसको जर्नल एंट्री में क्या करेंगे? हम क्रेडिट, क्योंकि जब हमें कोई भी लाइबिलिटी या रिजर्व खत्म करना होता है उसको हम डेबिट करते हैं। उसको हम जर्नल एंट्री में डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी लाइबिलिटी या रिजर्व होता है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, जब हम उसको ख़त्म करते हैं तब उसे हमें जर्नल एंट्री में डेबिट करना पड़ता है। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा? पुराने पार्टनर्स में जो कि थे हमारे PQR। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या आपकी? 3:2:1। सो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको 2P कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद अगला पार्टनर क्या दिया हुआ है? Q कैपिटल अकाउंट, फिर हमें दिया हुआ है R कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना था? अमाउंट था हमारा 60,000। सो 60,000 को आप 3:2:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये कितना आएगा आपका? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम 30,000, इसको मिलेंगे 20,000 और इसको मिलेंगे 10,000। सो केस नंबर 1 में क्या होता है, जब तक वो आपको कुछ मेंशन ना करके दे कि हमें कितना क्लेम है, मतलब कि कुछ क्लेम के बारे में उसने कुछ नहीं मेंशन कर रखा, सो सारा का सारा रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। सो अब हम देख लेते हैं सेकंड केस। जब जो हमारे वर्कर हैं उन्होंने कंपनसेशन डाल ली है कितने की? 24,000 की, मतलब कि फर्म ने वर्कर को 24,000 की कंपनसेशन पे करनी है। और ये 24,000 की कंपनसेशन हम कहाँ से पे करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, क्योंकि हमने अलग से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेंटेन करके रखा है कि अगर किसी साल हमें वर्कमैन कंपनसेशन पे करनी पड़ जाए, ताकि हमारे नॉर्मल प्रॉफिट इफेक्ट ना हो, हम अलग से एक अमाउंट निकाल के रख लेते हैं ताकि हम वहाँ से इसको डील करते रहें। सो हमें कंपनसेशन पे करनी है 24,000 की। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? सो जर्नल एंट्री रहेगी हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हमें ख़त्म करना है। अमाउंट कितना? 60,000। इस 60,000 में से 24,000 का हमें क्या पे करना है? वर्कमैन कंपनसेशन। सो हम एक अकाउंट ओपन कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नेम से, या आप उसको ओपन कर सकते हो प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नेम से। सो यहाँ पर मैं ओपन कर देता हूँ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 2। अब जितना क्लेम था वो हम क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, बचा हुआ किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? 3:2:1। सो बचा हुआ चला जाएगा 2P कैपिटल अकाउंट 2
क्यू कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अब कंपनसेशन कितने हैं हमारे पास 24,000 की, सो 24,000 का क्लेम अकाउंट में चला जाएगा। और जो हमारे पास अमाउंट बचा, अब 60,000 में से जब आप 24,000 क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे, सो आपके पास जो 36,000 बचे हैं उसको आप किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2:1 में। सो ये अमाउंट कितना आएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 18,000, क्योंकि यहाँ पर किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3/6, इसको डिस्ट्रीब्यूट होगा 2/6 और इसको डिस्ट्रीब्यूट होगा 1/6 रेशो में। सो यहाँ पर आएगा 12,000 और यहाँ पर आएगा आपका 6,000। सो जब आपके पास क्लेम आ जाता है तो जितना क्लेम का अमाउंट है वो हम क्लेम का पे कर देंगे और बचा हुआ अमाउंट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो नंबर 1 केस में क्या था, कुछ भी क्लेम नहीं था, सो सारा का सारा पैसा किनको मिल जाएगा, पार्टनर्स को। यहाँ पर जितने का क्लेम आ चुका है वो क्लेम का पैसा हम अलग से क्लेम अकाउंट में रख देंगे, क्योंकि वो हमें पे करना है फ्यूचर में, और बचा हुआ अमाउंट हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सो अब हमारा केस नंबर 3 दिया हुआ है, जिसमें उसने हमें दिया है कि हमारा क्लेम भी इस बार 60,000 का हो चुका है, मतलब कि हमने रिजर्व भी 60,000 का बना रखा था और वर्कमैन को जो हमें कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी वो भी इस साल हमें 60,000 ही पे करनी पड़ेगी। सो क्योंकि हमने अलग से प्रॉफिट में से 60,000 का रिजर्व बना कर रखा हुआ है, सो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी हमें 60,000 की कंपनसेशन पे करनी है फ्यूचर में, उसको हम पे कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट से। सो अपनी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्योंकि जितने का क्लेम है वो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से पे कर देंगे। यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 60,000 और जो हमने क्लेम में ट्रांसफ़र किया वो कितना आया, वो भी हमने पूरा का पूरा 60,000 हमने क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब कि इस साल भी हमारे प्रॉफिट में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने अलग से 60,000 निकाल के रखे हुए थे, हमारा क्लेम भी 60,000 आया। सो हमने क्या किया, रिजर्व से पैसा निकाला और क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब हमें वर्कर को पे करना होगा तो हम इस क्लेम अकाउंट को इजीली पे कर देंगे। सो 4th केस क्या आपका, अब तक आपका केस क्या था कि आपका क्लेम कम होता था, बट जो उसने 4th केस दिया उसमें उसने बताया हुआ है कि हमारी वर्कमैन कंपनसेशन कितनी है इस बार, मतलब कि जो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है वो दिया उसने हमें 75,000। हमने सिर्फ रिजर्व बना रखा था 60,000 का, हमारा क्लेम अराइज हो गया 75,000 का। तो मैंने आपको क्या बताया कि इस सिचुएशन में जब हमें एक्स्ट्रा पैसे पे करने हो, सो जो हमारे 15,000 होते हैं उसको हम कहाँ से निकालते हैं, उसको निकालते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, वो अकाउंट जो कि आप तब प्रिपेयर करते हो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम, जब आपको जो आपके एसेट्स हैं और जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, जब आपको इनकी दोबारा से इवैल्यूएशन करनी है, सो उससे जितना प्रॉफिट और लॉस होता है वो आप निकालते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट से। सो 15,000 कहाँ से निकाल लेंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी इस सिचुएशन में, इस केस में हमारे पास 2 जर्नल एंट्री होती हैं। पहली जर्नल एंट्री क्या होती है हमारी, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो खत्म होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 60,000 से, क्योंकि क्लेम कितना है 75,000। अब 15,000 तो कहीं से निकालने पड़ेंगे, कहाँ से निकाल लेंगे, उनको डेबिट करेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सो यहाँ पर सेकंड अमाउंट क्या आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन कितने की पे करनी है 75,000 की, 15,000 कहाँ पर डेबिट होंगे आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, बट रीवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर क्यों करते हैं, ये हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम जो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बुक वैल्यू में और मार्केट वैल्यू में अब तक जितना भी चेंज आया उसमें जितना प्रॉफिट हुआ जितना लॉस हुआ उसे कैलकुलेशन के लिए हम प्रिपेयर करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो इस सिचुएशन में हमारी जर्नल एंट्री, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, क्योंकि क्लेम है 75,000, 15,000 कहाँ पर डेबिट होगा, 15,000 डेबिट होगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सो जो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में जब हमने इसको डेबिट कर दिया, मतलब कि इतने का लॉस अराइज हो चुका है। सो जो अब ये लॉस अराइज हुआ इसको बियर कौन करेंगे, इसको बियर करेंगे हमारे पार्टनर्स। बियर कौन करेंगे, हमारे पार्टनर्स। और किस रेशो में बियर करेंगे, वो
वो इसको बियर करेंगे हमारे ओल्ड रेशो में। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, क्योंकि अब हम पार्टनर को लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो जब हम उनको प्रॉफिट देते थे उनको क्रेडिट करते थे, क्योंकि अब उनको लॉस बियर करना है, सो हम उसको जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, डेबिट। सो इसी सिनेरियो में अपनी सेकंड जर्नल एंट्री की होगी, ये थी फर्स्ट जर्नल एंट्री। अब हम सेकंड जर्नल एंट्री देख लेते हैं। सो सेकंड जर्नल एंट्री रहेगी हमारी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद है हमारा क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्टनर कौन है, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने का लॉस आया, लॉस कितना आया 15,000, इस 15,000 को हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में, जो कि क्या थी उनकी, जो कि थी उनकी ओल्ड रेशो। सो 3:2:1 में जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये अमाउंट कितना आएगा, ये अमाउंट आएगा आपका, यहाँ पर आएगा 7500, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 5000 और यहाँ पर आएगा आपका 2500। इन शॉर्ट हमने देखा क्या है कि अगर आपके पास कोई क्लेम न हो तब तक अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है, सारा का सारा जो हमारा रिजर्व होता है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओल्ड पार्टनर्स में, मतलब कि जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनको हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर आपका कुछ क्लेम अराइज हो जाता है बट आपका क्लेम कम है, जितना का आपने रिजर्व मेंटेन कर रखा होता है, सो जितने का क्लेम है वो हम अलग से क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, बचे हुए पैसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। थर्ड सिनेरियो था जब हमने देखा कि आपका क्लेम भी इक्वल है और रिजर्व भी इक्वल है, मतलब कि दोनों इक्वल है, तब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा पैसा रिजर्व से निकाल कर क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि जब क्लेम पे करना हो हम आसानी से पे कर दें। फोर्थ केस क्या है, अब आपने रिजर्व कम का मेंटेन कर रखा था बट आपको पे ज़्यादा करना पड़ गया, तब आप क्या करोगे, तब आप जो एक्स्ट्रा पैसे आपको पे करने हैं तब वो आप कहाँ पर डेबिट करोगे, इसको आप डेबिट करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। सो जो आपको उसके बाद ये लॉस हुआ है इसको आप क्या करते हो, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और पार्टनर्स में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनकी ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या थी, 3:2:1। सो सेकंड जर्नल एंट्री अपनी ये रही। अब ये तो था ट्रीटमेंट जर्नल एंट्रीज में कि जर्नल एंट्रीज में इनका क्या ट्रीटमेंट होगा। अब हम देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि एट द एंड आपको क्या प्रिपेयर करनी पड़ती है, एट द एंड में आपको जाकर बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी पड़ती है। सो बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है अब हम वो भी देख लेते हैं। सो पहले केस में क्या था, फर्स्ट केस में आपको पूरा का पूरा, क्योंकि कुछ भी क्लेम नहीं था, सो आप पूरा का पूरा क्या कर रहे थे, आप पूरा का पूरा अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। सो जो आपकी न्यू बैलेंस शीट होगी, मतलब कि जो आप एट द एंड में न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे, वहाँ पर जो यहाँ पर हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखा रखा था, जो कि बैलेंस शीट में उसने हमें दिया हुआ था, वो अब शो नहीं होगा, क्योंकि उसको हम कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। वो अमाउंट यहाँ पर इनकी कैपिटल में हम क्रेडिट कर चुके हैं। सो न्यू बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नहीं शो होगा, और इसमें क्योंकि कुछ क्लेम नहीं था सो कोई क्लेम भी राइज नहीं हुआ था। और सेकंड केस क्या था, सेकंड केस था आपका क्लेम दिया हुआ था 24,000। सो जो 60,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो तो न्यू बैलेंस शीट से गायब हो जाएगा, और जो हमारा क्लेम था, क्योंकि ये क्लेम हमने अभी पे नहीं किया, सो इस क्लेम को हम यहाँ पर लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। और अमाउंट कितना आएगा, आपकी बैलेंस शीट में अमाउंट आ जाएगा 24,000, मतलब कि जितना क्लेम हमें अराइज हुआ है वो क्लेम हम न्यू बैलेंस शीट में शो कर देंगे, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का वाइप आउट हो जाएगा। और जो पैसा हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए 18, 12, 16, ये यहाँ पर इनकी कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट। ऐसे ही जो हमारा थर्ड केस था इसमें पूरा का पूरा क्लेम अराइज हुआ है। सो जो हमारा रिजर्व था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बट जो हमारा क्लेम आया है 60,000 का वो नई बैलेंस शीट में आ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000 से शो हो जाएगा, और जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। और इसमें क्योंकि पार्टनर्स में तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में इस बार कुछ भी क्रेडिट नहीं होगा। और फोर्थ केस क्या था, फोर्थ केस था हमारा जब हमारा क्लेम ज़्यादा है। क्लेम कितना था, 75,000 का, रिजर्व कम था।
सो रिज़र्व तो ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो गया जब हमने क्लेम के लिए यूज़ किया। सो जो हमारा क्लेम अराइज हुआ है 75,000 का, उसको हम नई बैलेंस शीट में यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से दिखाएंगे 75,000। और जो ये लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है कितना, 15,000, जो लॉस हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको हम पार्टनर की जो हमारी कैपिटल अकाउंट थी उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। यहाँ पर डेबिट किस नेम से करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन, और लॉस सारा हम यहाँ पर शो कर देंगे। और ये बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट मैं आपको जब एक कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा, जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा, तब मैं आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन वहाँ पर कराऊंगा। अभी के लिए मैंने जस्ट आपको बता दिया कि बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा और कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा। सो ऐसे हम ट्रीटमेंट करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर आपसे पूछता ही है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप हर चैप्टर में पढ़ोगे। इसको आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी पढ़ा, आप इसको एडमिशन में भी पढ़ोगे, फिर रिटायरमेंट में पढ़ोगे और फिर डेथ में पढ़ोगे। और सबका ट्रीटमेंट मैं आपको हर चैप्टर में इसका बताता चलूँगा। बाकी मेन ट्रीटमेंट यही होता है, बस अब इसमें थोड़ा बहुत सा माइन्यूट डिफरेंस आएगा, और वो भी डिफरेंस किस में आएगा, डिफरेंस आएगा कि किन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे एडमिशन में किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिटायरमेंट में किस में, वो मैं आपको तभी बताता चलूँगा जैसे ही मैं आपको चैप्टर कराता चलूँगा। सो अब हम देख लेते हैं अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब जो हमारा दूसरा रिजर्व है उसका नेम क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब आपको इसके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक्चुअली में हम मेंटेन क्यों कर रहे हैं। अब आपको पता है जो आपकी पार्टनरशिप फर्म होती है ये क्या करती है, ये दूसरे फर्म में इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब जैसे कि उसने उसके शेयर्स वगैरह परचेज कर लिए। अब आपको पता है जो हमारी फर्म है उसने किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज कर रखे होते हैं, डिबेंचर परचेज कर रखे होते हैं। सो जो इन्वेस्टमेंट आज हमने करी, अब आपको पता है शेयर मार्केट अप जाती है, डाउन जाती है। सो इसकी वैल्यू कभी तो अप रहेगी, कभी इसकी वैल्यू डाउन रहेगी। मतलब कि जो बुक वैल्यू रहेगी और जो इसकी मार्केट वैल्यू रहेगी। बुक वैल्यू क्या होती है कि जिस वैल्यू पे आपने इसको परचेज़ किया था और आपने इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया था। और मार्केट वैल्यू क्या होती है, जो उसकी आज प्रेजेंट में वैल्यू होगी। सो ये वैल्यू अप भी हो सकती है, ये वैल्यू डाउन भी हो सकती है। सो अगर ये वैल्यू आपकी अप होती है तब तो आपकी फर्म को बेनिफिट है, क्योंकि जितने के आपने शेयर परचेज कर रखे थे आज उसकी वैल्यू ज़्यादा है। बट अगर यही वैल्यू आपकी कम है तो आपकी फर्म को क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि उसने बुक वैल्यू ज़्यादा दिखा रखी है अपनी बुक्स में, बट उनकी मार्केट में कीमत आज बहुत कम है। सो इस सिचुएशन से डील करने के लिए जो हमारी फर्म है वो क्या करेगी, वो प्रॉफिट का एक हिस्सा अलग से निकाल कर रखेगी। किस फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की फॉर्म में। अगर किसी साल की हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू कम हुई तो हम क्या करेंगे, उस लॉस को हम कहाँ से सेटल ऑफ कर देंगे, उस लॉस को हम सेटल ऑफ कर देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। मतलब कि हमारे नॉर्मल प्रॉफिट पे कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर किसी साल वैल्यू कम हुई तो हम कहाँ से पैसा निकाल लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से निकाल लेंगे और उसको सेटल कर देंगे। मतलब कि हम करते क्या हैं, प्रॉफिट का जो हमारा हिस्सा होता है उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में रखते हैं। अगर किसी साल वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम हुई, पैसा यहाँ से निकाल लेंगे और उस लॉस को आपस में डील कर लेंगे। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी आपके पास 3 केसेस हो सकते हैं। और वो 3 केसेस क्या हो सकते हैं आपके, कि जो आपकी बुक वैल्यू है, मतलब कि जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखी है वो आपकी मार्केट वैल्यू के इक्वल है। मतलब कि आपको दे रखा होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और आपकी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के इक्वल है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि जो आपकी बुक वैल्यू है वो ज़्यादा है आपकी मार्केट वैल्यू से। और थर्ड सिचुएशन क्या है, आपकी बुक वैल्यू कम है मार्केट वैल्यू से। सो जब आपकी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के इक्वल है, सो जो आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन कर रखा है तब तो आपको उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। और क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है तब आप क्या करोगे, उस पूरे के पूरे अमाउंट को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और आप उस पूरे अमाउंट को जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो आप किस में करोगे, उनकी ओल्ड रेशो में। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि जो आपकी बुक वैल्यू है वो ग्रेटर है मार्केट वैल्यू से। मतलब कि आपकी बुक वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है। मतलब कि आपने बुक्स में ज़्यादा शो कर रखा है, मार्केट वैल्यू उनकी कम है। सो जो आपको लॉस हुआ उसको आप कहाँ से सेटल करोगे, उसको आप सेटल करोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। और यहाँ पर भी आपके 3 टाइप के केस हो सकते हैं। 3 टाइप के केस क्या, कि जब आपकी बुक वैल्यू मतलब जो आपको लॉस हुआ है
वो आपके रिज़र्व से कम है, मतलब रिज़र्व से ज़्यादा हो सकता है और रिज़र्व के इक्वल हो सकता है। सो तीनों के तीनों केसेस में क्या जर्नल एंट्री होंगी वो मैं आपको जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा वो मैं आपको तब बताऊंगा। तीनों के तीनों केसेस क्या, जब आपको जो मतलब बुक वैल्यू की कम होने से, मतलब कि जो मार्केट वैल्यू कम है उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है वो लॉस आपका इक्वल है जितना कि आपने रिजर्व मेंटेन कर रखा है। दूसरी सिचुएशन में लॉस आपका कम है और थर्ड सिचुएशन में आपका लॉस ज़्यादा है। सो तीनों सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो मैं आपको एक न्यूमेरिकल से बताऊंगा। और फोर्थ सिचुएशन क्या आपकी, जो आपकी बुक वैल्यू थी और जो आपकी मार्केट वैल्यू थी, मतलब मार्केट वैल्यू ज़्यादा है बुक वैल्यू कम है, मतलब कि इस बार तो आपको वैसे ही बेनिफिट हो रखा है, अपनी बुक्स में कम रिकॉर्ड कर रखा है और मार्केट में उनकी कीमत ज़्यादा है। सो आपको ऑलरेडी वैसे ही बेनिफिट हो रखा है। सो इस बेनिफिट को हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, इस बेनिफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जैसे जब हमारा लॉस ज़्यादा का केस होता है, ये लॉस हम कहाँ से निकालते हैं, ये लॉस हम डेबिट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। सो जब हमारा बेनिफिट होगा उसको भी हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो मैं आपको एक न्यूमेरिकल से बताऊंगा। उसने हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ है PQR पार्टनर्स हैं जो कि किस रेशो में शेयर कर रहे हैं, 3:2:1 में। बट अब वो अपने प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करना चाह रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। और आपको बैलेंस शीट दे रखी है उसने, लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है और एसेट साइड में दे रखी है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कितने की दे रखी है, 5 लाख की। और ये क्या उनका कॉस्ट, मतलब जितने पे आपने उन इन्वेस्टमेंट को परचेज़ किया था। और आपने रिजर्व मेंटेन कर रखा है 30,000 का कि अगर किसी साल इनकी मार्केट वैल्यू इससे कम होती है तो आप प्रूडेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक रिजर्व अलग से बना कर रख रहे हो, ताकि अगर फ्यूचर में लॉस होता है तो आप इस लॉस को यहाँ से सेट ऑफ कर दोगे। सो हमें उसने 5 केसेस दिए हैं। सो पेज नंबर 1 पे उसने हमें सिर्फ 3 केसेस दिए हैं और नेक्स्ट पेज पे 2 केसेस दे रखे हैं। सो पहले हम देख लेते हैं केस नंबर 1। सो केस नंबर 1 में उसने हमें क्या दिया हुआ है, उसने केस नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, कि मतलब मार्केट वैल्यू अप हुई है या मार्केट वैल्यू डाउन हुई है, मतलब कि उसने कुछ नहीं दे रखा। सो अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो सेम ही रही होगी, मतलब जितने का कॉस्ट प्राइस था। सो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम क्या करेंगे, वो हम सारा का सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, हमारी जर्नल एंट्री रहेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आप पूरा डेफिनेशन लिखना है यहाँ पे, मतलब प्रॉपर वर्डिंग लिखना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैं तो यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। अकाउंट डेबिट डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके ओल्ड पार्टनर्स में जो कि थे आपके 2P कैपिटल अकाउंट, 2Qs कैपिटल अकाउंट। आप यहाँ पे /S भी लिख सकते हो क्योंकि इससे इंग्लिश की सेंस अच्छी हो जाती है। 2Rs कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट कितने का दिया हुआ है, रिजर्व दे रखा है उसने आपको 30,000 का। और डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी ओल्ड रेशो क्या, 3:2:1। सो जब आप इसको 6 से डिवीज़न करोगे आएगा 5,000, 5 की 3 से करोगे 15, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5। सो इसको मिलेगा 15,000, इसको मिलेंगे 10,000 और इसको मिलेंगे 5,000। सो ऐसे आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दोगे। सो ये तो थी केस नंबर 1 में जर्नल एंट्री कि जब आपने पूरा मतलब उसने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई मार्केट वैल्यू की। सो सारा का सारा रिजर्व हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो जब हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी, सो बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे, हमारी क्योंकि बुक वैल्यू में कुछ चेंज नहीं आया, सो हम यहाँ पर दिखाएंगे पूरे के पूरे 5 लाख। और जो हमारा रिजर्व था यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो अब हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सो वो नई बैलेंस शीट में शो नहीं होगा क्योंकि हम उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और वो पार्टनर में जब हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, हमने उसको शो कहाँ पर किया होगा, जब आपने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाया होगा पार्टनर्स का। सो आपने कैपिटल अकाउंट में इस अमाउंट को यहाँ से क्या किया होगा, इस साइड क्रेडिट। सो आपने उसको यहाँ पर क्रेडिट कर दिया होगा। सो कैपिटल अकाउंट में इसका ये ट्रीटमेंट किया था आपने। अब उसने हमें सेकंड केस दिया हुआ है कि इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 5 लाख, मतलब कि मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है 5 लाख।
और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू कितनी दी हुई है 5 लाख। मतलब कि यहाँ पर भी सेम जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि आपकी बुक वैल्यू कितनी है 5 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है 5 लाख, कोई लॉस हुआ नहीं, जितने की बुक वैल्यू थी उतने की आज मार्केट वैल्यू है। सो सेम जर्नल एंट्री की हो जाएगी, यहाँ पर रिपीट हो जाएगी और सेम ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि पूरा का पूरा 30,000 आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। IFR नहीं शो होगा क्योंकि आप उसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और बैलेंस शीट में जो आपकी एसेट साइड है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट 5 लाख की आप शो करते रहोगे। सो ये था सेकंड केस का ट्रीटमेंट। अब हम देख लेते हैं केस नंबर 3। और केस नंबर 3 में उसने हमें दिया क्या है, उसने हमें दिया हुआ है कि मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की 4,88,000। मतलब कि अब मार्केट वैल्यू क्या हुई है, मार्केट वैल्यू आपकी कम हुई है। नॉर्मल बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू थी हमारे पास 5 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी है आज उनकी 4,88,000। सो आपको लॉस कितना हुआ है, आपको लॉस हुआ है यहाँ पर जब आप इसको इससे माइनस करोगे आपको 12,000 का लॉस हुआ है। सो 12,000 का लॉस आप कहाँ से सेट ऑफ करोगे, ये आप सेट ऑफ करोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, हमारी जर्नल एंट्री रहेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि जितने की इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हुई है अब आप उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से ना चार्ज करके कहाँ से चार्ज कर दोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। और जितने का चार्ज करने के बाद जैसे 12,000 आपने चार्ज कर दिए, जो आपका बैलेंस बचेगा, क्योंकि 30,000 थे, 30,000 में से 12,000 यहाँ पे यूज़ हो चुका है और जो बचे हैं आपके 18,000 उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनकी ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये कब अराइज हुए थे जब वो उनकी ओल्ड रेशो थी। सो ये डिस्ट्रीब्यूट भी किस में होंगे, उनकी ओल्ड रेशो में। सो यहाँ पर आएगा टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट था 30,000। 30,000 में से 12,000 के हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के लिए यूज़ कर लिया। सो बचा हुआ हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2:1 में, किस में, हमारे ओल्ड पार्टनर्स में। सो यहाँ पर अमाउंट आएगा 9,000, यहाँ पर आएगा 6,000 और यहाँ पर रहेगा 3,000। सो ऐसे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब हम देख लेते हैं इसका बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा। अब बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट देखने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल अकाउंट में कैसे शो करेंगे। सो कैपिटल अकाउंट में जो आपने ये डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स को, ये कहाँ पर शो कर दोगे, क्रेडिट साइड, किस में, जैसे ये P का अकाउंट होगा, ये Q का, ये R का। सो जितना उनको मिला है वो उनकी कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। और जो आपकी बची अब बैलेंस शीट, सो बैलेंस शीट में यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सो बैलेंस शीट में 30,000 का जो रिजर्व था, जो IFR था वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। सो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो आपकी मार्केट वैल्यू, मतलब कि जो अब आपकी इन्वेस्टमेंट बची हुई है, कितने की बची हुई हैं, ये बची हुई हैं आपकी 4,88,000 की। सो न्यू वैल्यू को आप कहाँ पर शो कर दोगे, न्यू वैल्यू को शो कर दोगे आप न्यू बैलेंस शीट में। सो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की रहेंगी, ये रहेंगी आपकी 4,88,000 की। सो ये था केस नंबर 3। सो अब हम देख लेते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है कि अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है 4,46,000। अब पिछले केस में कितनी थी, ये 4,88,000 कम हुई थी, बट अब ये कितने से रिड्यूस हो रही हैं, अब ये रिड्यूस हो रही हैं 4,46,000 से। सो 4,46,000 से मतलब कितने से रिड्यूस हुई, 5 लाख में से जब आप 4,46,000 लेस करोगे, सो आपको लॉस कितने का हुआ, आपको लॉस हुआ है 54,000 का। बट आपने रिजर्व कितने का बना रखा है, सिर्फ 30,000 का। सो 30,000 तो आप यहाँ से सेट ऑफ कर दोगे और जो बचे आपके 24,000 उसको कहाँ से सेट ऑफ करोगे, उसको सेट ऑफ करोगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट से। सो इस केस में हमारी 2 जर्नल एंट्री होंगी। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और कितने अमाउंट से, ये होगी क्योंकि 30,000 आपने यहाँ से निकाल लिए होंगे, 24,000 क्योंकि सिर्फ 30,000 का आपने रिजर्व बना रखा है। सो जो 24,000 एक्स्ट्रा वो कहाँ से पे कर देंगे, मतलब वो कहाँ से सेट ऑफ करेंगे हम, वो सेट ऑफ करेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से। सो यहाँ पर लिखेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर क्या आएगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुई है, 54,000 से।
24,000 हमने रीवैल्यूएशन से सेट ऑफ कर दिए। सो ये जर्नल एंट्री होगी जब हम इसको सेट ऑफ कर रहे हैं कहाँ से, रीवैल्यूएशन से। अब जो ये लॉस अराइज हुआ है ये क्या करेंगे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री क्या रहेगी हमारी। सो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने की हमारी जर्नल एंट्री रहेगी, वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या है हमारे पास, पी के बाद क्यूज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद है हमारा आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि जितने का लॉस था वो आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितने का लॉस आया था, लॉस आया था हमारे पास 24,000। 24,000 को आप किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनकी ओल्ड रेशो में जो थी आपकी 3:2:1। सो 3:2:1 में जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ये अमाउंट कितना आएगा आपका, ये अमाउंट आएगा आपका यहाँ पर आएगा 12,000, यहाँ पर आएगा 8,000 और यहाँ पर आएगा आपका 4,000। सो ये तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लॉस। अब हम देख लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा। सो पहले मैं तुम्हें बैलेंस शीट बता देता हूँ। सो बैलेंस शीट में अब नई इन्वेस्टमेंट कितने पे शो होंगी, नई इन्वेस्टमेंट शो होंगी आपकी 4,46,000 पे। सो जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी जब आप नई बैलेंस शीट दिखाओगे यहाँ पर आएंगे वो 4,46,000 की, और उसके बाद जो IFR था वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और जो कैपिटल अकाउंट था, जो कैपिटल अकाउंट में आपने लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया इनको, वो आप कैपिटल अकाउंट में कहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे, इसको आप ट्रांसफ़र करोगे उनकी डेबिट साइड। डेबिट साइड में मतलब जैसे कि ये P का होगा, ये Q का, ये R का, यहाँ पर आ जाएगा 12,000, इसको बियर करना पड़ेगा 8,000, इसको बियर करना पड़ेगा 4,000। सो ये केस था जब हमारा जो लॉस है वो ज़्यादा है। अब हम केस नंबर 5 देख लेते हैं। केस नंबर 5 में क्या दिया उसने हमें दे रखा है कि अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि क्योंकि आपकी बुक वैल्यू थी 5 लाख और मार्केट वैल्यू हो चुकी है 5,06,000, तो इस बार तो आपको वैसे ही बेनिफिट हो चुका है। सो पहले आप क्या करोगे, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है, आप उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री क्या रहेगी, उसकी जर्नल एंट्री रहेगी हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, और हमारा लास्ट पार्टनर कौन है, टू आर कैपिटल अकाउंट। इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उनकी ओल्ड रेशो में। अमाउंट कितना है 30,000। सो यहाँ पर आ जाएगा 15,000, इसको मिलेंगे 10,000 और इसको मिलेंगे हमारे 5,000। सो ये थी हमारी एंट्री नंबर A। एंट्री नंबर B क्या होगी, अब जो हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई है, जैसे जब हमारी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हुई थी तब हमने उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र किया था, जितने का लॉस हुआ तो हमने निकाला था रिवैल्यूएशन से। अब जब उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है उस प्रॉफिट को भी हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो हमारी सेकंड जर्नल एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, कितने से अप हुई है हमारी वैल्यू अप हुई है हमारी 6,000 से। सो हमारी सेकंड जर्नल एंट्री पास होगी 6,000 से। अब थर्ड जर्नल एंट्री कौन सी होगी, अब जो ये रिवैल्यूएशन में हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया ये बियर कौन करेगा, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके पार्टनर्स में, और किस रेशो में, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशो में। सो हमारी एंट्री नंबर 3 होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू P टू Q टू R, और इनके पीछे इनका कैपिटल अकाउंट ज़रूर लिख देना, टू Q कैपिटल अकाउंट टू R कैपिटल अकाउंट। 6,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2:1 में, सो यहाँ पर अमाउंट आएगा आपका 3,000, यहाँ पर अमाउंट आएगा आपका 2,000 और यहाँ पर अमाउंट रहेगा आपका 1,000। और अब हम देख लेते हैं कि इसका बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा। सो बैलेंस शीट में जो हमारी बैलेंस शीट रहेगी, सो न्यू बैलेंस शीट में क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज़ हो चुकी है, सो इन्वेस्टमेंट हम कितने पे शो करेंगे, अब जितने से हमारी न्यू वैल्यू है। सो यहाँ पर आ जाएगा 5,06,000। IFR हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं,
सो वो जर्नल एंट्री मतलब वो यहाँ से वाइप आउट हो जाएगा बैलेंस शीट से। और कैपिटल अकाउंट में हमारा क्या ट्रीटमेंट रहेगा, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। सो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो आपने यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट किया क्या, IFR, ये कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके क्रेडिट साइड। सो वो सारा अमाउंट एक बार यहाँ पर आएगा। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है ये भी आपने किसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, पार्टनर्स को। सो वो भी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। सो एक बार जर्नल एंट्री हमारी पोस्ट होगी IFR के नाम से, दूसरी बार पोस्ट होगी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट के नेम से। सो ये थे 5 के 5 केसेस जिसमें हमने देखा कि जब हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन कर रखा था और हमारी वैल्यू अगर अप होती है डाउन होती है। अब हमारा एक 6th केस एक और अराइज हो सकता है। वो केस क्या हो सकता है कि जब आपका जो लॉस हुआ है, मतलब कि जितने से इन्वेस्टमेंट डाउन हुई है उतने का ही आपने रिजर्व मेंटेन कर रखा था। सो इस क्वेश्चन में हमने रिजर्व कितने का बना रखा था, हमने रिजर्व बना रखा था 30,000 का। इन्वेस्टमेंट थी हमारी 5 लाख की। और अभी के लिए सपोज करो आप हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डिक्रीज़ होकर कहाँ तक चली जाती है, 4,70,000 तक। तो इस सिनेरियो में हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे। सो सबसे पहली जर्नल एंट्री तो हमारी सिंपली वही रहेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे 30,000 क्योंकि 30,000 का हमने रिजर्व मेंटेन कर रखा था। सो 30,000 ही हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम, न्यू बैलेंस शीट में इसका मैं आपको ट्रीटमेंट दिखा देता हूँ। सो न्यू बैलेंस शीट में हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जो हमारी न्यू बैलेंस शीट होगी उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट कितने से शो होंगी, इन्वेस्टमेंट शो होंगी हमारी 4,70,000 से। और जो 30,000 का रिजर्व मेंटेन कर रखा था हमने वो पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये थे सारे के सारे पॉसिबल केसेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के, जो कि मैंने आपको बता दिए। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है। सो मैंने दोनों के दोनों रिजर्व का ट्रीटमेंट आपको एक ही वीडियो में करा दिया ताकि आप दोनों के एक दूसरे से कंपैरिजन कर सको और आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section and don't forget to share and subscribe to this channel for amazing videos. Thank you. Bye bye.